हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विज। इस वीडियो में बेटा हम प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम बेटा क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल में से है। इसका प्रूफ करने से पहले बेटा इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है हमें और समझना है कि इसमें गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंग हम फिगर भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। प्रूफ डैट, स्टेटमेंट क्या है बेटा? लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। ये इसकी स्टेटमेंट है। तो इस बेटा जो ये मिड पॉइंट थ्योरम है ना, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन ट्रायंगल। देखो इधर वर्ड ट्रायंगल यूज किया गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल है और किसी फिगर में भी इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ट्रायंगल ABC। और स्टेटमेंट हम एक बार और रीड करते हैं। स्टेटमेंट बेटा हम 2-3 बार रीड करेंगे ताकि हम फिगर को समझ सके और उसका गिवन और टू प्रूफ सही से लिख लें। अब देखो बेटा दोबारा रीड करते हैं स्टेटमेंट को। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल तो हमने ले लिया, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ले लिया ना हमने। तो ट्रायंगल अब क्या करना है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल लेनी है। अब टू साइड्स कोई भी ले सकते हो आप बेटा। यू कैन आइदर टेक AB और AB और AC ले लो, या फिर AB और BC ले लो, या AC और BC ले लो। ये इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं बेटा AB और AC को कंसीडर कर रहा हूं। दो साइड ले लिया अब हमने। ओके, अब एक बार और रीड करो। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम मिड पॉइंट्स लेंगे किसके? टू साइड्स के। जो दो साइड्स हमने ली उनके मिड पॉइंट। मान लो AB का मिड पॉइंट मैंने ये मार्क कर दिया और इसको नेम दे दिया D, और AC का मिड पॉइंट मैंने यहां मार्क कर दिया और आई नेम इट E, और उसे E नेम दे दिया। तो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। बेटा जब D AB का मिड पॉइंट है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि AD और BD इक्वल होंगे। मिड पॉइंट क्या करता है? मिड पॉइंट मीन्स जो लाइन सेगमेंट, वो पॉइंट होता है जो लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे टू इक्वल पार्ट्स कौन से हो गए? AD और BD। तो AD इज इक्वल टू BD होगा। और जब हम कह रहे हैं E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो देन AE इज इक्वल टू CE हम ले सकते हैं। तो अगर E AC का मिड पॉइंट है। अब दोबारा एक बार रीड करते हैं स्टेटमेंट को। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, मिड पॉइंट्स भी हमने ले लिए। अब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई आएगी। तो ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली DE, जो इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो कुछ फिगर हमारी इस तरह से बनके तैयार हो गई। और अब हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या आएगा बेटा? D इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, D is a midpoint of AB. Okay, midpoint of AB, and E is a midpoint of AC. और E किसका midpoint है? AC का। तो ये गिवन हमने लिख लिया। अब देखो बेटा प्रूफ क्या करना है। तो एक बार और स्टेटमेंट रीड करो, एक दो बार बेटा हम और करेंगे। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट ऑफ टू साइड को ज्वाइन कर रही है ट्रायंगल की, इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये हमें प्रूव करना है कि पैरेलल टू थर्ड साइड है एंड इज हाफ ऑफ इट, और उसकी हाफ है। यानी कि DE पैरेलल टू BC हमें प्रूव करना है। DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC। ये हमें प्रूव करना है। सो आई हैव रिटन टू प्रूव में। टू प्रूव में मैंने क्या लिखा? DE पैरेलल टू BC। ओके, DE पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC। अब हमने ये प्रूव करना है।
तो बेटा आप ध्यान से समझना, अगर मैं किसी दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना चाहता हूं तो हम पैरेलल कैसे प्रूव कर सकते हैं? या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, लाइक ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाता, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, एफ उल्टा एफ बन रहा है, देखो सीधा या उल्टा एफ बने तो कोरस्पॉन्डिंग होता है, तो ये दोनों एक, लेकिन ऐसा हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, और सेकेंडली कोई कंडीशन भी नहीं है जो हम इसको प्रूव कर सके। या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, तो वो भी हमें नहीं गिवन है। या फिर को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाए, जैसे ये दोनों को इंटीरियर है डी और बी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, गिवन नहीं है, और इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट डाटा भी नहीं है। अनलेस हम कोई कंस्ट्रक्शन करें तो हम ये प्रूव नहीं कर सकते बिना कंस्ट्रक्शन के। ओके, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। अब केस हो सकता है अगर मैं इधर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लूं, ठीक है, और डीई और बीसी वो उसकी साइड्स हो जाए या पार्ट ऑफ साइड्स हो जाए, ठीक है, डीई और बीसी क्या हो जाए, उसकी अपोजिट साइड बन जाए, या डीई जैसे पार्ट भी हो सकती है, पूरी साइड का पार्ट भी हो सकती है पैरेललोग्राम की, तो क्वाड्रिलेटरल बना दो और उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम तो पैरेलल होती है ना बेटा? यस सर होती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और उसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, यानी कि हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो कंस्ट्रक्शन होगी एक्सटेंड डीई, डीई को हम एक्सटेंड करना है, देखो कुछ इस तरह से, और फिर सी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि डीई को प्रोड्यूस करने पे, यानी कि डीई के एक्सटेंडेड पार्ट पे जाके उसको कट करेगी, मान लो एफ पे कट कर रही है, तो और सी एफ पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन रहेगी। इससे क्या होगा, हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा डी बी सी एफ, और इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम पैरेललोग्राम प्रूव कर देना तो डी एफ पैरेलल टू बी सी आ जाएगा, और जब डी एफ पैरेलल टू बी सी हो गया, अब अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो हम कह सकते हैं कि डीई पैरेलल टू बीसी भी है, क्योंकि पूरा पैरेलल तो पार्ट भी पैरेलल होते हैं लाइंस के। तो कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं, तो मैंने लिख दिया एक्सटेंड डीई, डीई को एक्सटेंड करो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट सी एफ ड्रॉ करो पैरेलल टू ए बी, वेयर एफ लाई ऑन, और एफ का लाई कर रहा है डीई प्रोड्यूस पे, यानी कि डीई के एक्सटेंडेड पार्ट पे एफ लाई कर रहा है। तो हमें एक कोऑर्डिनेटर मिल गया। अब हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। अब बेटा ध्यान से समझना, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझना, हमें कंस्ट्रक्शन में हमने ये लिया है सी एफ पैरेलल टू डीबी, क्या लिया है, सी एफ पैरेलल टू डीबी। और अगर हम एक काम करें कि हम सी एफ इक्वल टू डीबी प्रूव कर दें, सी एफ को डीबी के इक्वल प्रूव कर दें, तो एक पेयर अपोजिट साइड का, अपोजिट मीन सामने आमने सामने वाली साइड, जैसे डीबी के अपोजिट सी एफ है, सी एफ पैरेलल टू डीबी भी हो गया और सी एफ इक्वल टू डीबी भी हो जाए, तो एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल दोनों हो जाएंगे कि नहीं? यस सर हो जाएंगे। तो उस केस में हम डीबी सी एफ को पैरेललोग्राम मान लेंगे। ओके, तो लेकिन बेटा अब इश्यू तो यही है ना कि सी एफ को डीबी के इक्वल कैसे लाया जाए, सी एफ को डीबी के इक्वल कैसे लाया जाए। हमें यह पता है कि एडी और डीबी इक्वल है, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो एडी और डीबी इक्वल है। और अगर हम एडी को सी एफ के इक्वल प्रूव कर दें, क्योंकि एडी डीबी के इक्वल है और एडी सी एफ के इक्वल भी हो जाए, तो क्या सी एफ इजिकल टू डीबी आ जाएगा ना? आ सकता है, यस सर आ सकता है, क्योंकि ये इसके एडी दोनों में से कट जाएगा, जैसे सी एफ इजिकल टू एडी और एडी इजिकल टू डीबी में से दोनों इक्वेशन में हम एडी कट कर देंगे तो सी एफ और डीबी इक्वल आ जाएगा। ठीक है सर, आ जाएगा, तो हम प्रूव तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? अब बेटा ध्यान से समझना, अब आप देखो एडी इक्वल टू सी एफ लाने के लिए आप ये देखो एडी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल एडीई, है कि नहीं? यस सर, एडीई का ही तो पार्ट है, एडीई की एडी साइड है ये तो। और
सी एफ किसका पार्ट है? ट्रायंगल सी एफ ई का पार्ट है ना? यस सर, सी एफ ई का ही पार्ट है, क्योंकि सी एफ जो है सी एफ ई की ही साइड है। यानी कि इन दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो सीपीसीटी से सी एफ इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा और हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम करते हैं प्रूफ कि ट्रायंगल ए डी ई और सी एफ ई को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देखो बेटा, ए डी ई कौन सा ट्रायंगल है? इट इज दिस वन। और सी एफ ई ये वाला है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड सी एफ ई। तो बेटा ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? सोचो जरा। ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं लाइक दिस। तो और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे ना, तो एक एंगल जो ये बन रहा है और ये बन रहा है, इसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कह सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यही होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो हमने लिख दिया एंगल 1 इक्वल्स टू 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? क्योंकि 3 पार्ट्स हमें चाहिए इसके लिए। हमें यह पता है कि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो बेटा, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इससे हम ये ले सकते हैं कि AE इज इक्वल टू CE। यस सर, ले सकती है, क्योंकि मिड पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में ही अभी बताया था आपको कि E मिड पॉइंट क्या करेगा? इस AC को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और दो इक्वल पार्ट कौन से हैं? AE इज इक्वल टू CE। तो ये भी हम लिख देते हैं, AE is equal to CE where E is the midpoint of AC। अब बेटा इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें एक पार्ट और इक्वल चाहिए। और वो पार्ट कौन सा होगा? ध्यान से समझना बेटा। अभी हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि लाइन सेगमेंट CF पैरेलल टू AB। CF को किसके पैरेलल प्रूव किया था? AB के। अब CF ये वाली लाइन सेगमेंट है, ओके, और AB ये वाली लाइन सेगमेंट है। और अब अगर मैं AC को बेटा ट्रांसवर्सल कंसीडर कर लूं, ट्रांसवर्सल क्या है? जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती है 2 डिफरेंट पॉइंट पे। तो एक ये वाली जो फिगर बन रही है किस शेप में है? ये एन शेप में है ना। अगर मैंने आपको बताया हुआ है बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में, पहले भी हमने कई क्वेश्चन कर चुके हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, कि जब भी Z या N बने तो जो ये एंगल बनते हैं ना, ये वाला और ये वाला, इसे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ओके, तो ऑल्टरनेट अगर लाइंस पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इसको 3 मार्क कर लूं, इस वाले एंगल को, और इस वाले एंगल को 4 मार्क कर लूं, देखो ये ऐसे एन बना रहा है ना, तो एंगल 3 और एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ओके, तो 3 इक्वल्स टू 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज CF इज पैरेलल टू AB। ओके, तो अब हमारे पास एक एंगल इक्वल आ गया और एक साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड का पेयर इक्वल आ गया और एक और एंगल इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE बाय एंगल साइड एंगल रूल, ASA रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, अब ध्यान से समझना, CPCT से हम क्या लेंगे? एक तो ले लेंगे CF इज इक्वल टू AD। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि CF को AD के इक्वल प्रूव करना था हमें। और साथ में आप ये भी ले लेना कि DE इज इक्वल टू EF, इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अभी आपको समझ आएगा जब हम आगे करेंगे। DE हाफ ऑफ BC लेने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी, और ये क्यों लिया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो CPCT से हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू CF एंड DE इज इक्वल टू FE बाय CPCT। अब बेटा ध्यान से समझना, अब देखो बेटा इसमें CF तो AD के इक्वल आ गया, AD और CF इक्वल हो गए।
अब एडी डीई के भी इक्वल है, एडी इज इक्वल टू डीबी, सॉरी नॉट डीई, डीबी के इक्वल है। एडी किसके इक्वल है बेटा? डीबी के। वाई? बिकॉज डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। ये मैं बता चुका हूं मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एडी इज इक्वल टू डीबी। अब जो ये वाला पार्ट है ना, इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख रहा हूं, अभी हम सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना। एडी इज इक्वल टू सी एफ एंड एडी इज इक्वल टू डीबी। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, सी एफ भी एडी की इक्वल है और डीबी भी एडी की इक्वल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सी एफ इज इक्वल टू डीबी? यस सर, कह सकते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है? एडी ही है। सी एफ की वैल्यू भी एडी है और डीबी की वैल्यू भी एडी, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम लिख देंगे सी एफ इज इक्वल टू डीबी, देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू डीबी। अब सी एफ इक्वल टू डीबी हो गया और साथ में ऑल्सो सी एफ पैरेलल टू डीबी, जो कि हम कंस्ट्रक्शन में ले चुके हैं। सी एफ पैरेलल टू ए बी था, तो ए बी के पैरेलल है तो डीबी के भी पैरेलल होगा, बिकॉज डीबी जो है ए बी का पार्ट ही है ना बेटा। अगर फुल लाइन पैरेलल है ना, उसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। जैसे सी एफ पैरेलल टू ए बी है तो सी एफ इसके ए बी के पार्ट्स के भी पैरेलल होगा, तो सी एफ पैरेलल टू डीबी भी हम ले सकते हैं। अब बेटा ध्यान से समझना, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल आ गया हमारे पास। एक पेयर अपोजिट साइड का क्या हो गया? इक्वल एंड पैरेलल। देखो सी एफ इज इक्वल टू डीबी एंड सी एफ पैरेलल टू डीबी। अपोजिट साइड है और उनका एक पेयर हो गया, और इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने लिख दिया, सो डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अब जब ये डी बी सी एफ पैरेललोग्राम आ गया बेटा, तो अब हम क्या करेंगे? ध्यान से समझना बेटा, हमें यह पता है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की क्या होती है? पैरेलल एंड इक्वल दोनों होती हैं। दोनों ही होती है ना? यस सर, होती है। तो हम लिख लेते हैं, यही रिजल्ट लिखते हैं कि डी एफ पैरेलल टू क्या ले सकते हैं? बी सी। डी एफ पैरेलल टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, एंड डी एफ इज इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हैं। रीजन बीइंग अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम बेटा मैंने शॉर्ट में लिखा, आप फुल फॉर्म लिखना बेटर रहेगा। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज इक्वल टू बी सी। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। ये हो गया। अब बेटा अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है ना, तो जो डी एफ का पार्ट होगा ना डीई, वो भी बी सी के पैरेलल होगा। जब भी फुल लाइन सेगमेंट पैरेलल हो ना किसी दूसरी लाइन सेगमेंट में, तो उस फुल लाइन सेगमेंट के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो भी पैरेलल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डी एफ पैरेलल टू बी सी को यूज करके डीई पैरेलल टू बी सी। डीई पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ये इसी का डीई पार्ट है डी एफ का। ठीक है, डीई पैरेलल टू बी सी। और बेटा अब इससे हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। देखो डीई पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना था ना, तो ये तो हो गया हमारा। अब हमें डीई हाफ ऑफ बी सी प्रूव करना है। उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे? डी एफ को ब्रेक करेंगे। अब देखो डी एफ कैसे बना है? डी एफ बना है डीई प्लस ई एफ करके। तो डी एफ की जगह हम लिख देंगे डीई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी। डीई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी। अब डीई पैरेलल टू बी सी तो बेटा एज इट इज लिखते जाओ, क्योंकि ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। आप ध्यान से समझना बेटा, डीई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी है, तो क्या हम ई एफ की जगह डीई डाल सकते हैं? यस सर, डाल सकते हैं। यहां पर देखो मैंने सीपीसीटी से डीई इज इक्वल टू एफ ई लिया था। एफ ई और ई एफ एक ही बात है बेटा, उसके लिए कंफ्यूज मत होना। डीई इज इक्वल टू एफ ई बोलो या डी एफ इज इक्वल टू ई एफ बोलो, एफ ई या ई एफ एक ही चीज है। तो ई एफ की जगह हम डीई लिख देंगे, क्योंकि ई एफ किसके इक्वल है? डीई के ही तो इक्वल है। हम इसलिए बेटा यहां पर मैंने सीपीसीटी से ये पार्ट
डी इज इक्वल टू ई एफ या एफ ई लिया था। ओके, अब डीई पैरेलल टू बीसी एंड डीई प्लस डीई क्या होगा, ट्वाइस डीई इज इक्वल टू बीसी। अब बेटा ये इस फॉर्म में आ गया, इस तरह की किसी फॉर्म में 2x इज इक्वल टू 40 अगर हो तो, और हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, 40 को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि हाफ ऑफ 40 करते हैं। तो सेम हम इधर करेंगे। पहले तो हम ये वाला पार्ट तो एज इट इज लिख देंगे, डीई पैरेलल टू बीसी एंड डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी ले लेंगे। जैसे इधर हमने हाफ ऑफ 40 किया, इधर हाफ ऑफ बीसी लिख देंगे। हेंस प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, डीई पैरेलल टू बीसी एंड डीई इज half of BC. So in this way we have done the proof of midpoint theorem. Thank you.